नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज से एक सीरीज़ प्रारंभ कर रहा हूं आधुनिक भारत के ऊपर। बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तिथि क्रम के अनुसार आपके लिए कुछ वस्तुनिष्ठ सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इसमें हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ना हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम वगैरह में पूछी जाती हैं, तो ऐसी चीज़ों को ही मैंने लिया है आपके फ़ायदे के लिए। बहुत सारी परीक्षाएं हैं, जैसे नेट की परीक्षा है, एसएससी की परीक्षा है, और जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाएं होती हैं उसमें हिस्ट्री से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, और ख़ास तौर पे नेशनल मूवमेंट से या मॉडर्न हिस्ट्री से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका ये पहला भाग है। इस भाग में मैंने 1498 ईस्वी से 1764 ईस्वी तक का जो आधुनिक भारत से संबंधित इतिहास है उसे कवर किया है। इसमें मध्यकालीन भारत की सामग्री आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए अलग वीडियो मैं बना रहा हूँ, और मैंने बनाया भी है। जैसे गूगल गवर्नमेंट के ऊपर एक वीडियो मैंने बना के डाली है, आप उसको देख सकते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली प्लेलिस्ट है उसमें वो वीडियो है। इसी तरह से आर्थिक इतिहास के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, उसे आप देख सकते हैं। नेशनल मूवमेंट पे भी अलग से एक वीडियो बना रखी है। ऑब्जेक्टिव टाइप में है सारी, तो आप उन्हें देख सकते हैं। खास करके जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की परीक्षा होने वाली है अभी, तो उसके लिए, यूजीसी के लिए, नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, और सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं के लिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम। तो हम 1498 ईस्वी से ही प्रारंभ करते हैं, जब सबसे पहले भारत में पुर्तगाली लोग आए। पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में उत्तमाशांतरीप होते हुए भारत का एक नया रास्ता जो है ढूंढ निकाला। वो, जैसा कि आप जानते हैं, कि वो कालीकट के बंदरगाह के ऊपर आया भारत में, और वहाँ का जो शासक था उसका नाम था जमोरिन। तो कालीकट बंदरगाह पर आकर के पुर्तगाल में उसने धीरे धीरे वहाँ पे आगे आने वाले पुर्तगाली नाविकों के लिए, पुर्तगाली जो व्यापारी थे उनके लिए उसने एक रास्ता तैयार कर दिया। और तो 1510 ईस्वी में, जैसा कि आप देख सकते हैं, पुर्तगालियों ने अल्फांसो अल्बुकर्क के नेतृत्व में गोवा पर अधिकार कर लिया। 1513 में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई। अल्बुकर्क जो है वो, उसने पुर्तगालियों का जो है वो गोवा के ऊपर अधिकार स्थापित तो किया ही, साथ ही साथ उसने वहाँ पे एक ऐसा बेस तैयार कर दिया, एक ऐसा आधार तैयार कर दिया, जिससे कि जो आगे आने वाले जो पुर्तगाली थे वहाँ पे, उनको आगे वहाँ से अपना कार्य आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। 1513 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई। 1600 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम के सौदागरों का एक समूह था, और उसके तत्वावधान में 1599 में पूर्व के साथ व्यापार करना। पूर्व के साथ इसलिए कि पश्चिमी देशों से, खास करके इंग्लैंड वगैरह से हम लोग पूरब में हैं, तो इसलिए जैसे हम लोग उनको पश्चिमी देश कहते हैं, तो वो हमें पूर्व के देश कहते हैं। तो 1599 में पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए एक अंग्रेज कंपनी की स्थापना हुई, और कंपनी को रानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक शाही सनद और पूर्व के साथ व्यापार करने का अनन्य विशेषाधिकार प्रदान किया। तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से लोगों के मध्य प्रसिद्ध हुई। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो देखो, उस समय भारत में किसका शासन था? तो उस समय भारत में अकबर महान का शासन था। जैसे कि आप जानते हैं कि 1556 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के बाद से वो गद्दी पे आया था, और 1605 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई थी। इसी तरह से जब 1498 ईस्वी में, देखिए ऊपर आप देख रहे हैं, जब पुर्तगाली लोग आए थे तो भारत में
किसका शासन था उस समय दिल्ली पे? उस समय लोधी वंश का शासन था, सिकंदर लोधी था उस समय। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं तो अचानक से ध्यान नहीं आता है। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच यानी कि जो नीदरलैंड्स या जिसे आप हॉलैंड कहते हैं, तो वो लोग भी भारत में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए थे। और शायद डच लोग जो थे उनकी भी जो है तूती बोलने लगती भारत में, लेकिन उस समय भारत में दक्षिण में भी कुछ इस तरह के शासक थे जिन्होंने उनके कदम वहाँ नहीं जमने दिए। तो 1608 ईस्वी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ये तय किया कि भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक कारखाना खोला जाए। सूरत जो है वो प्राचीन काल से ही बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा है। पहले प्राचीन काल में उसको शूरपारक कहा करते थे, बाद में नाम उसका भ्रंश होकर सूरत हो गया। तो शाही कृपा प्राप्त करने के लिए कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा। हॉकिंस 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। प्रारंभ में जहांगीर ने उसका अच्छा स्वागत किया और उसे 400 की मनसब भी प्रदान की, किंतु बाद में पुर्तगालियों के विरोध के कारण 1611 ईस्वी में उसकी दरख्वास्त जो है या उसकी जो प्रार्थना है वो नामंजूर कर दी गई। तो आप देखिए कि अभी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कदम अभी नहीं जम रहे थे भारत में। अभी जो थे, अभी पुर्तगाली ज़्यादा ताकतवर थे उस समय, अकबर के समय में, और आगे चल कर के जहांगीर वगैरह के समय में भी। तो आगे आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो है वो भारत के भाग्य विधाता कैसे बने। भारत के भाग्य विधाता वो इसलिए बने कि जब उन्होंने अपने ही पश्चिम की तरफ से आने वाले या यूरोप की तरफ से आने वाली जो दूसरी ताकतें थी, जब उसने उनको यहाँ से हटाया, यहाँ से डिस्प्लेस किया उनको, तब जा कर के वो भारत में एक छत्र शासक बन पाए। 1615 ईस्वी में अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो मुगल दरबार में पहुंचा और उसने अनुनय विनय और धमकियों दोनों ही तरीकों से मुगल साम्राज्य के सभी हिस्सों में व्यापार करने और कारखाना लगाने का एक शाही फरमान प्राप्त कर लिया। तो सर थॉमस रो जो था वो बहुत चतुर व्यक्ति था और उसने व्यापार करने का फरमान पा लिया और सर थॉमस रो ने 1719 ईस्वी में भारत छोड़ा। 1620 में आप देखते हैं कि सर थॉमस रो की सफलता से पुर्तगाली जो थे वो नाराज हुए और उनके और अंग्रेज़ों के बीच एक भयंकर नौसैनिक लड़ाई प्रारंभ हो गई, जिसमें अंततः अंग्रेज़ों की विजय हुई। तो यहाँ एक बात आपका और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अकबर ने जब अपनी धार्मिक नीति का विकास करना प्रारंभ किया था तो बहुत सारे दूसरे धर्म के लोगों से भी मिलता जुलता रहता था। तो उसमें जो है वो बहुत सारे पुर्तगाली जो धार्मिक व्यक्ति थे, पादरी वगैरह थे, उनको भी उसने अपने दरबार में बुलाया था। फादर मानसरेट थे, एक कोई भी था। तो इस तरह से वो लोग ये चाहते थे कि अकबर किसी तरह से ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित हो जाए, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। तो 1625 ईस्वी में चिंसुरा में डच कारखाने की स्थापना हुई। तो ये सब बातें आप याद रखें कि सूरत में किसने व्यापारिक कंपनी खोलनी चाहिए, चिंसुरा में किसने खोली, मछलीपत्तनम में किसने खोली। 1611 ईस्वी में दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना मछलीपत्तनम में खोला। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये नहीं पूछा जा रहा है कि पहला कारखाना यहाँ है, यहाँ दक्षिण शब्द लगा हुआ है कि दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पे खोला। तो दक्षिण भारत में मछलीपत्तनम में, मसूलीपत्तनम भी कहते हैं इसको।
1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि के अनुसार अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य लड़ाई समाप्त हो गई। देखिए, यहाँ आपको ध्यान देने की बात है कि ये लोग भारत में तो अपने उपनिवेश बना रहे थे, लेकिन ये लोग इंग्लैंड में भी या सॉरी यूरोप में भी ये लोग जो है वो आपस में लड़ते थे। यूरोप में इनकी जो लड़ाई होती थी वो समय जो था वो खास करके पुनर्जागरण के बाद का जो समय था, जब धर्म सुधार आंदोलन वगैरह हुए, तो उसके बाद यूरोप जो है युद्धों में फंस गया था। वहाँ पे कभी 100 वर्षीय युद्ध भी चला था, कभी 30 वर्षीय युद्ध होता था। तो वहाँ पे जो युद्ध होते थे, उन युद्धों का जो परिणाम निकलता था, जो समझौते होते थे युद्ध के बाद, उसका असर उनके उपनिवेशों पर भी पड़ता था। तो यही आप देख रहे हैं 1630 में मैड्रिड की संधि हुई, जिसके अनुसार अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य लड़ाई समाप्त हो गई। 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अंग्रेजों ने अपना कारखाना खोला और 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। ये भी जो है देखिए कई बार पूछा जा सकता है सवाल कि फोर्ट विलियम कहाँ पे था। तो फोर्ट विलियम जो है वो कोलकाता में था, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था। तो इन किलों के नाम भी आपको याद रखना चाहिए। कोलकाता का जो है उनका राजा विलियम था, उसके नाम पे रखा गया था नाम। इसी तरह से यहाँ पे सेंट जॉर्ज के नाम पे जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम रखा गया मद्रास में। तो ब्रिटिश कंपनी थी बंगाल में, उसने हुगली नामक स्थान पर व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त कर ली। और तो आप देखते हैं 1651 ईस्वी में उसे ये आज्ञा मिली। मान लीजिए सवाल इस तरह से पूछ दिया कि हुगली में व्यापार करने की आज्ञा जो है किस मुगल शासक के समय में मिली, तो आपको पता है 1651 ईस्वी में कौन था। 1651 ईस्वी में शाहजहां का शासनकाल था। तो इस तरह के सवालों के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। 1654 ईस्वी में पूर्वी व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकार को पुर्तगालियों ने एक संधि में स्वीकार कर लिया। तो ये संधि उनकी यूरोप वगैरह में होती थी। तो वहाँ पे जो है वो जब आपस में लड़ते थे, अब जब लड़ाई का अंत होता था तो जो संधि होती थी तो उसमें उपनिवेशों के बारे में भी वार्ता हुआ करती थी। 1661 ईस्वी में एक दूसरी संधि हुई वहीं पे यूरोप में ही, जिसके अनुसार चार्ल्स द्वितीय ने ब्रेगांजा के कैथरीन के दहेज के रूप में बम्बई पुर्तगालियों से प्राप्त किया। तो चार्ल्स द्वितीय ने ब्रेगांजा के कैथरीन के दहेज के रूप में, यानी कि इंग्लैंड और पुर्तगाल दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। तो जैसे विवाह में दहेज दिया जाता है, तो आप देखिए कि विवाह यूरोप में हो रहा है और दहेज भारत में दिया जा रहा है। तो अपना उपनिवेश जो बम्बई का इलाका था वो उन्होंने दे दिया। तो इस तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बम्बई प्राप्त हो गई। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी अब हो गई। फ्रांस भी पीछे रहने वाला नहीं था। तो उसने देखा कि पुर्तगाली और अंग्रेज, डच, ये सब सारी ताकतें जो हैं यूरोप की, ये जा रही हैं पूरब के देशों में। तो उन्हें भी लगा कि हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जब लोग जाते थे तो यहाँ से जो चीज़ें लेकर के जाते थे यूरोप में, उनको वहाँ पे बेचते थे। तो उसको देख करके किसी को भी व्यापारी को के मन में ये आएगी कि हमें भी उधर चलना चाहिए व्यापार करने के लिए। तो 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की? कोलबर्ट ने। 1668 ईस्वी में बम्बई द्वीप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड के राजा से किराए पर प्राप्त हो गया। तो दहेज मिला था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि उसको किराए पर ले लिया। तो इस तरह से वहाँ से भी अब उनकी गतिविधियाँ प्रारंभ हो गई। 1670 ईस्वी में 1 जनवरी को गोकुला जाट की मुगलों द्वारा निशंस हत्या कर दी गई। एक्चुअल में आगे चल करके आप देखेंगे जाटों के आंदोलन
से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे। तो उसकी जो जाटों के विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो यहाँ से हुई थी, गोकुल जाट ने विद्रोह किया था। तो ये बेसिकली जो है इनको किसान विद्रोह कहा गया है, लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे कि जाटों ने एक राज्य की, भरतपुर में एक राज्य की स्थापना कर ली और उनके बीच में बहुत बड़े बड़े योद्धा आगे चल करके राजा राम, चूड़ामन, बदन सिंह और सूरजमल जैसे लोग जो है, जवाहर सिंह, तो अनेक जो है जाट वो जो कि बहुत प्रसिद्ध हुए भरतपुर में जो उन्होंने अपना राज्य बना लिया। तो उनके बारे में आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। 1674 ईस्वी में फ्रैंकोई मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। सितंबर 2006 में इसका नाम बदल करके पुदुचेरी कर दिया गया था, जिसका अर्थ होता है नया गांव। पुदुचेरी का मतलब है नया गांव। तो पौंडीचेरी अब एक केंद्र शासित प्रदेश है इस समय। और एक समय यह था कि जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में लड़ाई हो रही थी, तो उसके बाद आप देखते हैं कि जब फ्रांसीसी लोग जो है वो बाद में अंग्रेज़ों से हार गए और केवल पौंडीचेरी तक सिमट करके रह गए। हालांकि अभी फ्रांसीसी लोग भारत में थे, आगे आप देखेंगे कि उनमें बहुत संघर्ष, अभी तो ये शुरुआती दौर था। तो जैसे पुर्तगालियों ने अपना बेस जो है वो गोवा में बनाया, उसी तरह से फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी में बनाया। 1680 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को औरंगजेब का फरमान मिला। इसके अनुसार यह आदेश जारी किया गया कि कोई चुंगी के लिए कंपनी के आदमियों को तंग न करे और उसके व्यापार में रुकावट न डाले। तो यह आदेश भी था कि अंग्रेज जाति से उसके माल के लिए पहले से ली जाने वाली 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया के रूप में भी लिया जाए। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, मान लीजिए सवाल आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस मुगल शासक ने अंग्रेज़ों के ऊपर भी जजिया लगा दिया था, तो वो औरंगजेब था जिसने 1.5% जजिया लगा दिया था उनके ऊपर। 1690 ईस्वी में अगस्त महीने में जॉब चार्नक ने कोलकाता की स्थापना की थी। तो जैसे आप जानते हैं कि 3 गांव थे, गोविंदपुर, सुटनाटी और कोलकाता। एक जगह थी कलिकाता, बाद में उसी में कोलकाता मिला लिया गया। तो यहाँ पे जॉब चार्नक ने जो है वो कोलकाता की स्थापना की। कहने का मतलब यह था कि जो आप कह सकते हैं फोर्ट विलियम जो उनका मुख्य अड्डा था पश्चिम बंगाल में, तो उसकी नींव जो है वो पड़नी प्रारंभ हो गई। हालांकि फोर्ट विलियम जो है वो 1715 ईस्वी के आसपास जाकर के पूरी तरह से तैयार हुआ था, लेकिन अब कोलकाता नगर की नींव पड़ चुकी थी। 1702 ईस्वी में लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी और जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दोनों ने एक होकर के संयुक्त कंपनी बनाने का निर्माण किया और उसका नाम रखा गया द लिमिटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट। तो ये जो कंपनी बनी, नई कंपनी द लिमिटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट, इसका जन्म 1708 ईस्वी में हुआ। 1702 में इन्होंने मर्ज करने का निर्णय लिया और 1708 में अस्तित्व में आई। 1700 इधर कुछ घटनाएं हुई। धीरे धीरे अंग्रेजों के कदम भारत में कैसे जमे, तो आप देख सकते हैं कि ये वो पीरियड था जब मुगल साम्राज्य अपने विकास की चरम सीमा को पार करके पतन की ओर अग्रसर हो गया। यानी अब उसका जो सूर्य है वो धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जाने लगा औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मृत्यु क्यों हुई थी, एक आध जगह एक आध कंपटीशन मैंने ये देखा कि वो
इस तरह से दे देते हैं कि फला शासक की मृत्यु क्यों हुई, किस कारण से हुई। अब जैसे अकबर है, उसकी मृत्यु पेचिश से हो गई थी, तो ऐसे ही मान लीजिए औरंगजेब से के बारे में पूछा जाए तो औरंगजेब की मृत्यु जो है वो नेचुरल वृद्धावस्था और बीमारी से हुई। 88 साल का था उस समय। भींगर नामक जगह था अहमदनगर में, जहाँ पे उसकी मृत्यु हुई। तो ये भी आप याद रखें, कई बार सवाल ये पूछ लिया जाता है कि जो इनकी मकबरे हैं वो कहाँ पे हैं, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, अकबर का कहाँ है, हुमायूं का कहाँ है। तो आप जानते हैं बाबर का काबुल में है, हुमायूं का जो है दिल्ली में है, हुमायूं टॉम निजामुद्दीन में। इसी तरह से अकबर का सिकंदरा में है, जो कि आगरा से 15 मील दूर है। जब आगरा से आप मथुरा की ओर जाने लगेंगे तो वहाँ पे पड़ता है रास्ते में। और इसी तरह से 1700 से आप देखते हैं जहांगीर की बात कर लें हम पहले। जहांगीर की जो का मकबरा जो है वो लाहौर में है। शाहजहां का ताजमहल में है, आप जानते ही हैं। औरंगजेब का जो है वो दक्षिण भारत में है, इधर महाराष्ट्र में। तो इस तरह से औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम मुगल बादशाह बना। अब देखिए औरंगजेब 88 साल की उम्र में मरा था, तो बहादुर शाह जब गद्दी पे बैठा तो वो काफ़ी उम्र का, 60 साल से ऊपर उसकी उम्र हो चुकी थी। तो जिसमें आजकल हमारे और आपके समय में लोग रिटायर होते हैं, तो उस उम्र में एक तरह से आप कहिए वो बादशाह ही बना। तो 1707 से 1712 तक रहा, बहुत अल्पकाल के लिए रहा। उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य निरंतर कमजोर ही होता गया। जहांदार शाह आया जो 1712-13 में शासन किया उसने। फिर उसके बाद फर्रुख हसियार आया जो 13 से 19 तक रहा। उसी तरह से रफ़ी उस दर्जा आता है जो 1719 में ही मर गया। रफ़ी उद्दौला 1719 में ही मर गया। और 1719 से 48 तक मोहम्मद शाह रहा। तो एक्चुअल में ये सब सारे जो बादशाह थे, इनको गद्दी पर लाने वाले जो थे वो सैयद बंधु थे। तो सैयद बंधु, सैयद हुसैन और अली और सैयद अब्दुल्ला खान जो थे, ये मुजफ्फरनगर जिले के पास के थे। बारहा के सैयद इन्हें कहा जाता था। तो उन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। उन्होंने इनको गद्दी पे बैठाया, उतारा, और अंत में वो स्वयं भी मोहम्मद शाह के समय में उनकी हत्या कर दी गई, वो मारे गए। तो 1715 ईस्वी में डॉक्टर विलियम हैमिल्टन जो था, वो कंपनी का एक डॉक्टर था, अंग्रेज डॉक्टर, वो एक डेलीगेशन के साथ फर्रुख हसियर के दरबार में आया था। फर्रुख हसियर को उस समय ग्रोइन इंजरी की प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी समस्या हो गई थी ग्रोइन की, जो मतलब जो जांग और पेट के बीच वाला हिस्सा होता है उसको ग्रोइन कहते हैं। और तो वहाँ पे खिंचाव आ जाता है, तनाव आ जाता है, वहाँ तो सूजन आ गई थी उसको। तो उसका इलाज किया विलियम हैमिल्टन ने। तो उससे खुश होकर के फर्रुख हसियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी रियायतें दी। फर्रुख हसियर ने जोधपुर के राजा अजीत सिंह की पुत्री इंदिरा कंवर से विवाह किया, जो कि चूंकि वो बीमार हो गया था, तो इसलिए वो विवाह स्थगित था, लेकिन अब उसने कर लिया 1715 में। 1716 ईस्वी में 9 जून को फर्रुख हसियर के आदेश से बंदा सिंह बहादुर की नृशंस हत्या कर दी गई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बंदा बहादुर जो था वो गुरु परंपरा गुरु गोविंद सिंह के साथ समाप्त हो गई थी। उसके बाद फिर बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, एक तरह से कह लीजिए। बंदा बहादुर ने जो है वो हालांकि उसका जन्म कश्मीर में हुआ था और कहते हैं कि वो एक क्षत्रिय था, लेकिन उसने बाद में कमाल संभाली सिखों की और काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी उसने, कई जगह उसको विजय वगैरह प्राप्त हुई, लेकिन अंततः वो गिरफ्तार हुआ और 9 जून को फर्रुख हसियर के आदेश से जो है उसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके मार दिया गया। 1717 में अंग्रेज कंपनी को मुगल बादशाह फर्रुख हसियर से एक फरमान प्राप्त हुआ
जिसके अनुसार उसे बहुमूल्य विशेषाधिकार मिले। जैसे मैंने अभी बताया, हैमिल्टन का प्रभाव था, धीरे धीरे अंग्रेज कंपनी ने जो है फर्रुखासियर पे अपना रोब जमा लिया था थोड़ा। तो इस तरह कंपनी के माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए दस्तक या पास जारी करने का अधिकार दे दिया गया, जिनका वो बहुत दुरुपयोग करती थी। कई बार वो क्या करते थे, अपना पास जो है लोकल व्यापारियों को दे देते थे और उनसे पैसे वगैरह ले लेते थे, तो उसका दुरुपयोग भी होता था। 1739 में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई, और वो घटना ये थी कि नादिर शाह का आक्रमण हुआ भारत में, खास करके दिल्ली में कत्लेआम किया गया। कई हजार लोगों को कत्ल करवा दिया उसने जो है। और 14 फरवरी 1739 को करनाल में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह बुरी तरह से पराजित हुआ, और दिल्ली में कई दिनों तक रहा वो, और यहाँ से बहुत सारी सोना चांदी हीरा मोती, यहाँ तक कि शाहजहाँ का तख्ते ताउस भी जो है वो ऊँटों पे लाद के ले गया अपने यहाँ। 1740 से 1756 ईस्वी के बीच में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब था। देखिए, जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया औरंगजेब के बाद, तो धीरे धीरे जो क्षेत्रीय राज्य थे या क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं वो स्वतंत्र होने लगी। तो उन्हीं में बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां भी था। उसने बंगाल में 1740 से 1756 ईस्वी तक शासन किया। बहुत योग्य व्यक्ति था। उसने वहाँ पे बहुत सारे सुधार किए, राजस्व से संबंधित सुधार किए, और एक तरह से अंग्रेज़ों के ऊपर भी उसने लगाम लगा के रखी वहाँ पर। तो अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, उसके केवल 3 पुत्रियाँ थीं, और उन पुत्रियों के पति जो थे वो क्रमशः ढाका में, पूर्णिया में और पटना में गवर्नर नियुक्त किए गए थे। और तो जब उसकी मृत्यु आसन्न हो गई, तो उसके पहले ही उसने अपने बड़ी पुत्री जो थी उसके पुत्र को, यानी आप कह लीजिए कि अपने नाती सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इससे उसकी जो दूसरी पुत्रियां थी उनमें रोष होना स्वाभाविक था। तो सिराजुद्दौला जब गद्दी के ऊपर आया तो उसे शौकत जंग और घसीटी बेगम इत्यादि से अपने स्कोर सेटल करने पड़े, और यानी कि उनसे जो है उसे थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। तो उस समय वो बालक ही था, 14 साल का बालक था, लेकिन फिर भी उसने बहादुरी से सामना किया और अपने उत्तराधिकार को उसने निष्कंटक बनाया। 1744 से 1763 ईस्वी के बीच का जो समय था, इस अवधि में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य भारत में व्यापार, संपदा और भूभाग को लेकर के भयंकर लड़ाइयाँ हुई। कई जगह इनकी लड़ाइयाँ हुई, और तो ये लड़ाइयाँ जो हैं कई, जैसे आप आगे देख सकते हैं कि 1746 से 48 के बीच में पहला कर्नाटक युद्ध हुआ, और यहीं से आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का प्रारंभ हुआ, जिसका अंत भारत में फ्रांसीसी प्रभाव की समाप्ति से हुआ। यानी कि ये संघर्ष लंबा चला। 1749 से 1754 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, वो भी इसी शत्रुता की एक कड़ी थी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में। 1748 में अहमद शाह गद्दी पे आया, जो कि 1748 से 1754 तक रहा। ये मुगल बादशाह था, और उसकी माँ कुदसिया बेगम राज्य की देखभाल करती थी, और वो स्वयं भोग विलास में डूबा रहता था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मुगल बादशाह जो थे वो केवल नाम मात्र के बादशाह थे, और किस तरह से मुगल साम्राज्य की जो कश्ती थी वो धीरे धीरे डूब रही थी। 1754 में आलमगीर द्वितीय गद्दी पे आया, जो 54 से 59 तक रहा मुगल बादशाह। 1754 में एक बार फिर यूरोपीय जो शक्तियां थी उनमें आपस में कुछ संघर्ष हुआ। अमेरिकी उपनिवेशों के प्रश्न पे फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों से शांति वार्ता प्रारंभ की, और भारत से डुप्ले जो था वो फ्रांसीसी गवर्नर था भारत में। वो फ्रांस की जो कमान थी, फ्रांसीसी कंपनी की जो कमान थी वो डुप्ले के हाथ में थी उस समय। लेकिन ये तो डुप्ले को वापस बुलाने की मांग मान ली फ्रांसीसी लोग जो थे वो अंग्रेज़ों से
उनका समझौता हुआ। लेकिन अब उस समय फ्रांस की स्थिति बड़ी डामाडोल थी। जैसे आप देखते हैं, आपने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप जानते हैं 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। तो फ्रांस में उस समय सारे सुलगने वाले तत्व मौजूद थे। वहाँ के किसान वो परेशान थे, वहाँ के मजदूर परेशान थे, वहाँ एक मध्यम वर्ग उत्पन्न हो गया था। तो जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्रांति की चिंगारी जो है उन लोगों ने ही भड़काई। वहाँ एक बौद्धिक वर्ग पैदा हो गया था जिसमें वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, दिदरो जैसे विद्वान थे। न्यूटन वगैरह से भी उन्होंने प्रेरणा ली। तो फ्रांस जो था वो अंग्रेज़ों के सामने बैकफुट पे था। तो शांति वार्ता में उसने डुप्ले को वापस बुलाने की मांग मान ली, किंतु ये शांति जो थी वो अस्थायी थी। 1756 में यह शांति फिर भंग हो गई और फ्रांसीसी सरकार ने इस बार अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए एक दूसरा जो है गवर्नर जनरल भेजा, जो बड़ा योग्य था। उसका नाम था काउंट डी लैली। तो काउंट डी लैली के नेतृत्व में एक शक्तिशाली फौज भेजी गई, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो फ्रांसीसी सेना को भारतीय समुद्र क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया और कर्नाटक में उसकी सारी योजनाएं जो थी वो धरी की धरी रह गई। कर्नाटक में फ्रांस की जो सेनाएं थी उनको हटा दिया गया। अब एक बहुत बड़ी घटना हुई। आप देखिए, धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। 1757 ईस्वी में 23 जून को प्लासी का युद्ध हुआ। आप देखिए, प्लासी के युद्ध से फिर आगे चल के 1857 में क्रांति हुई। वहाँ हम जाएंगे आगे। तो हम ये देखते हैं कि 100 साल का जो ये कालखंड है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इसमें बहुत सारी घटनाएं घटी। धीरे धीरे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो धीरे धीरे अपना शिकंजा कसती गई और नई नई नीतियां लागू होती गई। यहाँ उन्होंने शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया, हमारे सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया और धीरे धीरे उन्होंने एक लॉयल क्लास भी तैयार कर लिया, यानी एक स्वामी भक्त वर्ग भी तैयार कर लिया जो कि अंग्रेज़ों की मदद कर रहा था। तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। आप देखिए, मैंने हाईलाइट कर दिया जो सबसे पहले उसके अंग्रेज़ों के जो स्वामी भक्त लोग थे वो कौन थे। मीर जाफर, मानक चंद, जगत सेठ, अमी चंद इत्यादि थे। तो ये आप हर समय देख सकते हैं, हर युग में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए गद्दारी की, जिसके कारण भारत को अनेक बार शत्रुओं के सामने सिर झुकाना पड़ा। तो प्लासी का युद्ध जो था, इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय का कारण मीर जाफर, मानक चंद, जगत सेठ, अमी चंद आदि की नवाब के साथ की गई गद्दारी थी। इस विजय के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को नवाब बनाया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को पूर्व में अपनी शक्ति संगठित करने का अवसर मिला। पूर्व में मतलब पूर्वी देशों में। तो अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर पर मार्च से ही अधिकार कर लिया था। चंद्रनगर बंगाल में एक जगह थी और पूरी तरह से फ्रांसीसियों का प्रभाव बंगाल से खत्म हो गया था। वहाँ पे फ्रांसीसियों से चंद्रनगर में उनका संघर्ष हुआ था और उन्होंने फ्रांसीसियों को भगा दिया था। तो मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना दिया नवाब बनने के उपलक्ष्य में और इस युद्ध में ने अंग्रेज़ों को का जो साम्राज्य था उसकी भारत में नींव डाल दी। तो 19 अगस्त 1757 को कलकत्ता में एक अंग्रेजी टकसाल बनाया गया जहाँ पे अंग्रेजी सिक्के बाकायदे अब ढाले जाने लगे। तो मित्रों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो को लाइक भी करें, अपने कमेंट्स वगैरह भी दिया करें। और आपकी जो रिक्वायरमेंट हो, मैं बार बार कहता हूँ, वो आप मुझे बताइए तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। अब जब आपका जो कमेंट वगैरह आएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो
मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और हम नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। 1759 ईस्वी में अली गौहर शाह आलम की उपाधि धारण करके, जो अली गौहर जो था वो शाह आलम की उपाधि धारण करके मुगल बादशाह, असली नाम उसका अली गौहर था। कभी मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि शाह आलम का असली नाम क्या था, तो ये भी आप ध्यान रखें, कई बार पूछ लिया जाता है। अब हम लोग जो है केवल हुमायूं पढ़ते हैं, उसका पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। बाबर पढ़ते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो आपको पूरा नाम याद रखना चाहिए। तो इसी तरह अली गौहर जो था वो शाह आलम के नाम से मुगल बादशाह बना, जो 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा। बड़ा लंबा समय था इसका। हालांकि इसने कोई खास काम नहीं किया, बस केवल नाम मात्र का ये शासक था। इस समय तो मराठे जो थे वो एक तरह से आप ये कह लीजिए कि उन्होंने भारत के बहुत सारे हिस्सों पे अधिकार कर लिया था और वो उनका प्रभुत्व चल रहा था। तो 1758 से 1763 ईस्वी में तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ और भारत में फ्रांसीसी प्रभाव का अंत हो गया। अंग्रेज उनसे 20 साबित हुए, उनसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। 1760 ईस्वी में वांडीबाश का युद्ध हुआ और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को एक तरह से देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि वांडीबाश के युद्ध में अंतिम रूप से फ्रांसीसी पराजित हो गए। उसके बाद उनके पास कुछ बचा नहीं दमखम, और फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध के खत्म होने के साथ ही वो निष्क्रिय हो गए भारत में। अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब इसी साल बनाया गया 1760 में। और मीर जाफर को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो अंग्रेजों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में असमर्थ नहीं था। अब चूंकि वो अंग्रेजों ने उसको गद्दी पे बिठाया था, तो इसलिए जो है वो गाहे बगाहे प्रतिदिन जो है उनकी नई नई मांगें उसके सामने आ रही थी। और वो मीर जाफर बड़ा योग्य व्यक्ति था, लेकिन वो उनकी मांगों से परेशान हो गया, क्योंकि किसी चीज़ की एक सीमा होती है, लेकिन उनकी इतना देने के बाद भी जो है अंग्रेज़ों का जो मुंह था वो चौड़ा ही होता जा रहा था। 1760 ईस्वी में वेंसिटार्ट को फोर्ट विलियम का गवर्नर बनाया गया। 1762 से 1772 ईस्वी और 1795 से 1816 ईस्वी में चुआरों के 2 विद्रोह हुए, जिनकी व्याप्ति बंगाल और बिहार के 5 जिलों तक थी। तो ये जनजातियां वगैरह थीं, तो इनके बारे में आप थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है कई बार कि चुआर विद्रोह कब हुआ था, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। तो ये आपको याद रहना चाहिए। 1763 में मीर कासिम को कई लड़ाइयों में अंग्रेजों द्वारा हरा दिया गया। वह भाग करके अवध चला गया और जहां उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और भगोड़े मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ गठबंधन किया। तो 1763 में बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ, या सन्यासी आंदोलन भी कहते हैं इसको, जो कि 1800 ईस्वी तक चला। एक्चुअल में सन्यासी विद्रोह इसे न कह करके मैं इसे कृषक विद्रोह कहूँगा, क्योंकि ये जो सन्यासी थे ये सब सन्यासी बड़े बड़े जमींदार भी थे। इनकी खास बात ये थी कि ये आर्म्ड थे, यानी कि योद्धा सन्यासी कहे जाते थे, हथियार वगैरह चलाना जानते थे। तो जब बंगाल में किसानों ने, जो बंगाल में आप देखते हैं कि अंग्रेजों ने किसानों से दुनिया भर के कर वसूलने शुरू किए, उनके ऊपर अत्याचार वगैरह करने शुरू किए, तो उन्होंने विद्रोह किया। तो उस आंदोलन को सन्यासियों ने अपने हाथ में ले लिया, और चूंकि वो सिंस दे वेर आर्म्ड, चूंकि वो सशस्त्र विद्रोह कर सकते थे, शस्त्रधारी सन्यासी थे, यानी कि योद्धा सन्यासी थे, तो उनका आंदोलन चला, लंबे समय तक चला। 1763 ईस्वी से लगभग 1800 ईस्वी तक चलता रहा। कई जगह आप बंगाल का इतिहास आप पढ़ेंगे तो सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों की कोठियों पर हमले किए, उनको लूटा,
बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों को मारा। तो ये लंबे समय तक ये आंदोलन चलता रहा और इस पे बहुत सारी पुस्तकें वगैरह भी लिखी गई हैं। इसी आंदोलन को आधार बना करके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ की रचना की थी और उसी आनंद मठ में वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगान है वो उसी का एक अंश है। यह सन्यासी वंदे मातरम गाते थे, ऐसा उस उपन्यास में दिखाया गया है। तो ये सन्यासी आंदोलन लंबे समय तक चला। 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने एक दूसरा युद्ध किया जो कि बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है और कंपनी की फौजों ने मीर कासिम और उसके मित्रों को बुरी तरह से हराया इस युद्ध में। तो वास्तव में मीर कासिम अंग्रेजों की मांग से जो है बहुत परेशान हो गया था। तो उसने जो है शुजा-उद-दौला और शाह आलम वगैरह के साथ एक समझौता करके अंग्रेजों का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की जो रण संचालन में जो उनकी श्रेष्ठता थी उसका परिचय तो मिला ही, साथ ही साथ अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे उनका अधिकार हो गया, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद जो है इन तीनों की दीवानी उन्हें मिल गई, यानी कि जो वहाँ से कर वसूलने का अधिकार उनको मिल गया और अवध उनकी दया के ऊपर निर्भर हो गया। क्योंकि अवध का नवाब जो था शुजा-उद-दौला वो भी इनके साथ मिला हुआ था, तो वो हार गया, उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया। शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था से उनकी 1765 ईस्वी में एक संधि इलाहाबाद की हुई। संधि के अनुसार बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी या राजस्व वसूल करने का अधिकार कंपनी को मिल गया और बदले में कंपनी ने बादशाह को 26 लाख रुपया देने का वचन दिया। इसी तरह से अवध के नवाब को शुजा-उद-दौला को युद्ध के हार जाने के रूप में 50 लाख रुपया देने को मजबूर कर दिया गया। इसके ऊपर युद्ध हार जाना या युद्ध का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा कंपनी और नवाब के बीच में एक संधि हुई जिसके अनुसार नवाब पर बाह्य आक्रमण के समय अंग्रेजों को नवाब की सहायता करनी होगी। मतलब इस तरह की संधि हुई और आगे चल कर के आप देखते हैं कि यही संधि जो अवध के नवाब के साथ हुई, तो यही आगे चल के बेलेजली के समय में आप देखेंगे कि सहायक संधि के रूप में तब्दील हो गई। लगभग जो है उसका बीज यहीं पड़ गया था। तो इस प्रकार जो अवध का नवाब जो था वो अंग्रेजों के ऊपर आश्रित हो गया और आगे चल कर के अवध जो है वो एक ऐसा राज्य बन गया जिसकी स्थिति हमेशा डांवाडोल रही। तो मित्रों, आज यहीं तक। अगला वीडियो जल्दी ही लेके 2 दिन में आऊँगा जिसमें बक्सर के युद्ध के बाद की घटनाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसे और विस्तृत करना होगा तो मैं इसे और विस्तृत करूँगा। तो मैंने जो बातें वास्तव में परीक्षाओं में पूछी जाती हैं वही बातें मैंने लेने की कोशिश की है विस्तार से। तो आप देखिए हजार पेज की गाइड लिखी जा सकती हैं, लेकिन फ़ायदा उनका नहीं है। फ़ायदा आपको यही है कि जब आप चुनी हुई बेसिक चीज़ें जो हैं, जो चुनी हुई चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, आप वही पढ़ें। इसमें आपका समय भी कम लगेगा, आपका समय भी बचेगा, आपका परिश्रम भी बचेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी परीक्षाओं में सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और जल्दी ही हाजिर होते हैं इस वीडियो का अगला भाग लेकर के।